हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी उत्तराखंड का पेपर की भी डेट आ चुकी है। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कि टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही हैं। काफी सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं। उनमें से आज जो है हमारा नया टॉपिक है आज का, शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिरक्षण और उसकी मूलभूत आवश्यकता। तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पहले की जो वीडियोस है इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और वन दरोगा की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, अगर वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आने वाली अपडेट्स के लिए और इसी तरह की टेस्ट सीरीज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के टेस्ट सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 या फिर 2 वर्गों में। तो इसका सही आंसर है 3 वर्गों में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए, निरंकुश शासन के निरंकुश शासन तंत्र के अनुकूल शिक्षण की परिभाषा के प्रवर्तक है। यानी कि निरंकुश शासन तंत्र के अनुकूल शिक्षण की परिभाषा किसने दी थी, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है एच सी मॉरिसस, एलन गेज, जॉन ब्लूमेकर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एलन गेज। ये आपका सही आंसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण को आप क्या मानते हैं, यानी कि आपकी नजरों में शिक्षण क्या है, क्या समझते हैं आप उससे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के रूप में। दूसरा है एक अंतः प्रक्रिया मात्र। तीसरा है सीखने में सहायक प्रक्रिया। या फिर चौथा है ये सभी के सभी सही है, ठीक है ना। तो देखिए, टीचिंग के लिए हम क्या कहते हैं, एक व्यक्ति परिपक्व होता है और दूसरा परिपक्व, यानी कि एक को नहीं आता है और दूसरे को सब कुछ आता है। ये भी सही है, ठीक है। दूसरा देखिए अंतर प्रक्रिया भी है। तीसरा जो है सीखने में सहायक भी होता है। इसीलिए इसके जो चौथा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन डी सभी सही है, ये आपका सही जवाब, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, देखिए, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो कौन सा पक्ष है, ठीक है। पहला है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा है गैर संज्ञानात्मक, तीसरा है बौद्धिक पक्ष या फिर चौथा है बाह्य पक्ष, ठीक है ना। तो देखिए, व्यक्तित्व जो है वो इनमें से कौन सा है, तो हमारा जो है व्यक्तित्व है वो गैर संज्ञानात्मक, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनएल गेज का निम्नलिखित में से संबंध, ठीक है। एनएल गेज का संबंध निम्नलिखित में से किस चीज से है, देखिए। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण परिभाषा से। दूसरा है निरंकुश प्रणाली शिक्षण संबंधी शिक्षण परिभाषा से। तीसरा है हस्तक्षेप रहित प्रणाली संबंधी परिभाषा से। या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली जो है इसके संबंधी जो शिक्षण परिभाषा है वो दी थी एनएल गेज। अब ध्यान रखिएगा, एनएल गेज प्रजातांत्रिक प्रणाली से संबंधित शिक्षण परिभाषा इन्होंने दी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपना। पहला ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहां के शिक्षण को प्रभावित करती है, ठीक है। किसी भी राज्य की जो राजनीतिक प्रणाली होती है वो वहां की शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करती है। अब क्यों प्रभावित करती है, देखिए ऑप्शन आपके पास है। पहला है राजनेता शिक्षण तंत्र को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्य का निरूपण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है राजनेताओं की स्वार्थ पूर्ति होती है इससे। या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वही जो है राष्ट्र के जो शिक्षा मूल्य होते हैं इनका निरूपण करते हैं। यानी कि जो भी हमारे नेता हैं, जो भी शिक्षा मंत्री या फिर जो भी आप मान लीजिए, जो भी इससे रिलेटेड जो हमारे राजनीतिज्ञ है वही जो है शिक्षा के मूल्यों का निरूपण करते हैं। इसीलिए वहां की शिक्षा विभाग व्यवस्था जो होती है इनसे प्रभावित होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन ब्रूबेकर प्रभावित है, ठीक है। जॉन ब्रूबेकर जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया से, शिक्षा दर्शन से,
शिक्षा विधियों से या फिर हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से। ठीक है, तो देखिए जो जॉन ब्रूबेकर थे उनका संबंध था हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली, यानी कि एक ऐसी लर्निंग सिस्टम, एक ऐसा लर्निंग सिस्टम जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस किसी का ना हो। ठीक है ना, तो ये जॉन ब्रूबेकर से संबंधित था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण संभव नहीं है। ठीक है ना, यानी कि जो टीचिंग है वो पॉसिबल नहीं है। अब कहाँ पर पॉसिबल नहीं है, देखिए पहला ऑप्शन है विद्यालय के बाहर, दूसरा है बिना पाठ्यक्रम के, तीसरा है दो परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी विषय में पारंगत हो, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए शिक्षण संभव नहीं है। कहाँ शिक्षण संभव नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए विद्यालय के बाहर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। अब देखिए आप सीधी सीधी बात है, विद्यालय के बाहर भी शिक्षण पॉसिबल नहीं है बिना टीचर और स्टूडेंट के, बिना पाठ्यक्रम के। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तब भी आप शिक्षण पॉसिबल नहीं है। दो परिपक्व व्यक्ति जो दोनों के दोनों मेच्योर है, दोनों के दोनों अपने ज्ञान में अव्वल है, तो उन दोनों के बीच में भी शिक्षण संभव नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखिए अपना, शिक्षण है यानी कि टीचिंग क्या है? पहला ऑप्शन है आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा है उद्देश्य प्रक्रिया, तीसरा है उपचारात्मक प्रक्रिया, या फिर चौथा है सब। ठीक है ना, अब देखिए टीचिंग क्या है? टीचिंग इनमें से क्या है? सभी है। देखिए आमने सामने वाली चलने वाली प्रक्रिया तो है ही, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने रहते हैं और एक दूसरे को इंटरफेस करते हैं, तो ये आमने सामने वाली प्रक्रिया है। उद्देश्य भी है इसका, टीचिंग का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, इसलिए उद्देश्य प्रक्रिया भी है, उपचारात्मक भी है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका संकेत नहीं करती? ठीक है ना, यानी कि इन चारों में से कौन सी प्रक्रिया है जिसकी तरफ शिक्षण प्रक्रिया अपना इंडिकेशन नहीं देती? ठीक है ना, पहला ऑप्शन है आपके पास अंतः प्रक्रिया, दूसरा है व्यावसायिक प्रक्रिया, तीसरा है सतत प्रक्रिया, या फिर चौथा है सामाजिक प्रक्रिया। अब देखिए अंतः प्रक्रिया तो टीचिंग में होती है, व्यावसायिक प्रक्रिया भी होती है क्योंकि हम व्यवसाय के लिए किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को तैयार करते हैं, सतत प्रक्रिया भी होती है क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया का शिक्षण से ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि शिक्षा क्या है, यानी कि एजुकेशन। ठीक है, 11 प्रश्न देखिए आपका कि शिक्षा, शिक्षा क्या है? शिक्षा देखिए एक पुस्तक है, एक वस्तु है, एक व्यवसाय है, या फिर आपका ज्ञान और आपका अनुभव। अब देखिए सीधी सी बात है कि ज्ञान और अनुभव जहां पर होगा उसी को शिक्षा कहेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब माना जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, शिक्षा जीवन है। ठीक है, शिक्षा हमारा जीवन है और जीवन है, यानी कि शिक्षा तो जीवन है लेकिन जीवन क्या है? आगे देखिए ऑप्शन में क्या लिखा गया है, शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षा एवं प्रक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा अगर जीवन है तो जीवन क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस। ठीक है ना, अगर हम प्रक्रिया यहाँ पर शब्द यूज करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। शिक्षा जीवन है और जीवन प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? ठीक है ना, तो देखिए कौन सी चीज है जो नियमित शिक्षा के अंदर आती है? ठीक है, पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है समाज, तीसरा है समुदाय, या फिर चौथा है राज्य। ठीक है, अब तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा रिलेटिव जो शिक्षा से है वो है हमारा पाठ्यक्रम। ठीक है ना, जिसके बिना हमारी शिक्षा संभव नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14वां प्रश्न देखिए अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है ना, इससे पहले हमने पूछा था कि कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो कंफ्यूज ना हो, पहले अपने सवाल को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। कभी कभार क्या होता है कि आप क्वेश्चन देख के खुश हो जाते हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास स्कूल, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा है धर्म, या फिर चौथा है शिक्षण विधि। ठीक है ना, तो देखिए स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण विधियां जो है, ये सब के सब शिक्षा विधि, शिक्षा जो है उसके अंतर्गत आती है। एक धर्म है जो शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, तो आपका ऑप्शन होगा सी सही जगह। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15, नियमित शिक्षा है यानी कि जो हमारी रेगुलर एजुकेशन होती है वो क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कृत्रिम, दूसरा है स्वाभाविक, तीसरा है उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
अब देखिए नियमित शिक्षा यानी कि जो रेगुलर एजुकेशन है, सतत प्रक्रिया जो होती है जिसकी एजुकेशन की, वो क्या है? वो कृत्रिम है, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा स्वाभाविक रूप से कभी भी पढ़ता नहीं है, ठीक है? वो कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाई गई है शिक्षा प्रणाली, इसलिए उसको कृत्रिम कहा जाएगा, ठीक है ना? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए अपना, शिक्षा का सही अर्थ क्या है? ठीक है ना? यानी कि ट्रू मीनिंग जो है वो एजुकेशन का क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, शिक्षा मानव विकास है। दूसरा है शिक्षा अभिवृद्धि है। तीसरा उपयुक्त दोनों, या फिर चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा मानव का विकास भी है और शिक्षा अभिवृद्धि भी है, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है? तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो शिक्षा शास्त्री थे या वैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा को क्या कहा था, त्रिमुखी प्रक्रिया माना था। तो जॉन डीवी, इनका नाम आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा इनके बारे में, इन्होंने ही शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, ये हमने अभी पहले पढ़ा था इससे पहले। तो धर्म इसका आंसर है, ये हमने रिपीट हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास, यह परिभाषा किसने दी? ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए कि शिक्षा जो है नैतिक नैतिक जो चरित्र है हमारा उसका उचित विकास है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट। ठीक है, ये हर्बर्ट की जो है डेफिनेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अपना। निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? ठीक है ना, अब किसे हम शिक्षा का उद्देश्य कहेंगे इसमें से? सर्वांगीण विकास, उत्साहवर्धन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, या फिर उपयुक्त सभी। अब देखिए सर्वांगीण विकास तो है ही शिक्षा का उद्देश्य, हमारा उत्साह भी बढ़ाती है और सांस्कृतिक हस्तांतरण भी करती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अपना। शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के विषय में तटस्थ दृष्टिकोण, ठीक है? इसका ऑप्शन है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर उपयुक्त जो है सारे के सारे सही। अब देखिए वैयक्तिक उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये सही बात है। दूसरा है शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि उपयुक्त सभी सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर माना जाए, ठीक है ना? आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए ये आपने प्लेटो के बारे में सभी ने अपने जो बीएड का फर्स्ट पेपर होगा इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, शारीरिक विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, ठीक है, चरित्र निर्माण, या फिर जीविकोपार्जन, ठीक है? तो देखिए चरित्र निर्माण, प्लेटो ने कहा था कि हमारा जो चरित्र निर्माण है वो हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। शिक्षा का सामान्य कार्य, यानी कि जो शिक्षा का सामान्य कार्य है वो क्या है? अगली कक्षा में प्रवेश दिलाना, दूसरा है परीक्षा में की डिग्री दिलाना, तीसरा है व्यक्तित्व का विकास करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगली कक्षा में प्रवेश दिलाना शिक्षा का काम नहीं है, ये तो अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका सही जवाब है व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि आपके व्यक्तित्व में विकास जो होता है तभी वो शिक्षा का काम कहलाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मानव जीवन में शिक्षा का कार्य है, मनुष्य के जीवन में शिक्षा क्या करती है देखिए, ठीक है? मनुष्य को योद्धा बनाना, बिल्कुल भी नहीं। आवश्यकताओं की पूर्ति करना, हाँ ये हो सकता है, उपयुक्त दोनों तो नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को योद्धा बनाना शिक्षा का कार्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही जवाब होगा कि आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई अपने रोजगार ढूंढते हैं, वो हमारे क्या है, शिक्षा का कार्य है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और 25 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है, ठीक है ना? यानी कि एज अ नेशनल हम जो हम अ, हैं,
हम अपने राष्ट्र के लिए हमारा क्या शिक्षा का कार्य हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, विदेशों में नौकरी के लिए तैयार करना हमें, ये हमारी शिक्षा का कार्य हो सकता है राष्ट्र के लिए। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय तनाव बनाए रखना। तीसरा है राष्ट्रीय एकता का विकास करना, या फिर चौथा है उपयुक्त सभी। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि अगर हम भारत में रहते हैं तो एक भारत का नागरिक होने के नाते हमें जो हमारी शिक्षा है वो किस चीज के लिए तैयार करती है, ये आप सोचिए, ठीक है। और इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, ठीक है ना। तो चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब आपकी परीक्षा का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है। बिल्कुल जितने भी टेस्ट सीरीज अगर आप उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए वो एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगी। और आगे वाली जो टेस्ट सीरीज है आपके एग्जाम से पहले आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हुए सारी टेस्ट सीरीज आपके सामने आएंगी। उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट।